स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आपका चैप्टर नंबर 2 मानव जनन का एक वन शॉट। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 पुष्प पादपों में लैंगिक जनन का हमने एक वन शॉट क्लास पढ़ी थी। उसमें हमने उस चैप्टर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सभी का डिस्कशन किया था। उम्मीद है कि वो सारी के सारे टॉपिक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर नंबर 1 पुष्प पादपों में लैंगिक जनन का वन शॉट क्लास देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मानव जनन का वन शॉट। एक ही बारी में इस पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, तो आप सभी के सभी फोकस के साथ बैठ जाइए, क्योंकि आज हम इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। मानव जनन आपकी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसमें कि हम अपने ही शरीर के बारे में जानते हैं कि मनुष्य किस तरीके से अपनी संतति का निर्माण करता है, यानी कि अपने बच्चे का निर्माण कर रहा होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मानव जनन है ना, मनुष्य में जनन। जनन देखिए वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संतति का निर्माण करता है। तो जब मनुष्य की बात आ जाती है, मनुष्य में आपका लैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है। लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं तो मनुष्य में आपके लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो लैंगिक जनन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मनुष्य होगा, इस मनुष्य में इसके युग्मकों का निर्माण होगा। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, युग्मक निर्माण की क्रिया होगी, यानी इसमें युग्मक निर्माण भी होगा, ठीक है, युग्मक निर्माण भी होगा। और यहाँ पर वो जो युग्मक होंगे, यानी नर और मादा युग्मक होंगे, उन युग्मकों का संलयन भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं नर युग्मक या मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है। तो लैंगिक जनन की वो प्रक्रिया होती है जिसमें दो जीव नर और मादा भाग लेते हैं। नर और मादा दोनों ही युग्मक जनन के द्वारा अपने अपने युग्मकों का निर्माण करते हैं। युग्मक निर्माण यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा, नर के द्वारा उसके युग्मक शुक्राणु का निर्माण होगा और मादा के द्वारा उसके युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये युग्मकों का निर्माण होगा और युग्मक संलयन, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं, किसके नाम से जानते हैं, निषेचन। तो यहाँ पर आपको निषेचन देखने के लिए मिलता है। ये बात क्लियर है। तो ये विशेषता होती है लैंगिक जनन की। और लैंगिक जनन की विशेषता है कि यहाँ पर जो युग्मकों का निर्माण होता है वो कौन से विभाजन के द्वारा होगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या है, यानी कि जब भी युग्मकों का निर्माण होगा तो आधे गुणसूत्र आपके शुक्राणु में होंगे, आधे गुणसूत्र आपके अंडाणु में, ठीक है। यानी कि नर की जब जनन कोशिका में विभाजन हो रहा है तो उसके 46 गुणसूत्र में आधे गुणसूत्र उसके किस में आ गए हैं, शुक्राणु में आते हैं। क्यों, अर्धसूत्री विभाजन से। तो जो उसके शुक्राणु होते हैं वो उसकी कैसी कोशिका है, अगुणित कोशिका है। उसी तरीके से मादा की जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जब उनमें अर्धसूत्री विभाजन है वो द्विगुणित होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जितने अंडाणु बनेंगे वो सब क्या होंगे, अगुणित होते हैं। तो यहाँ पर अगुणित संरचना होती है। तो यही जब अगुणित अगुणित संरचना आपस में संलयित होती है तो ये किसका निर्माण करती है, युग्मनज का, एक द्विगुणित संरचना का। और वही द्विगुणित संरचना आगे चल के भ्रूण बनाएगी, फिर उस भ्रूण का परिवर्धन होगा और एक शिशु का निर्माण हो जाता है। तो हम कहते हैं कि लैंगिक जनन की घटनाएं, आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होती है और तीनों घटनाओं में कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो देखिए लैंगिक जनन की कौन कौन सी घटनाएं होंगी, ध्यान से देखिए। लैंगिक जनन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लैंगिक जनन की आपकी 3 घटनाएं कौन कौन सी हैं, एक होती है आपकी निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना होती है, निषेचन पूर्व घटनाएं होती है, ठीक है। निषेचन यानी कि युग्मकों के संलयन से पहले जो घटनाएं घटेंगी वो निषेचन पूर्व घटनाएं होती है। दूसरी क्या होगी, जब युग्मक बन गए तो उसके बाद आपका क्या होगा, निषेचन की घटना, जिसे हम संलयन के नाम से जानेंगे। और तीसरी यानी कि निषेचन हो जाने के बाद
नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन के हो जाने के बाद क्या होता है, तो वो सारी घटनाएं आप किस में पढ़ते हो, निषेचन पश्य घटना में। निषेचन किस में पढ़ोगे, पश्य घटना में पढ़ोगे, घटनाएं में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को भी ऐसे पढ़ोगे। निषेचन पूर्व में आप यहाँ पर पढ़ोगे किसके किसके बारे में, आप यहाँ पर एक तो क्या पढ़ोगे, युग्मक जनन के बारे में, ठीक है। युग्मक जनन जैसे कि नर युग्मक अपने युग्मक का निर्माण कैसे करेगा, है ना, जो मादा होगी, है ना, वो मादा अपने युग्मक का निर्माण कैसे करेगी, युग्मक जनन। और साथ ही साथ जो नर युग्मक होगा वो मादा के पास आएगा, जिसे हम युग्मक स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी निषेचन पूर्व घटना होती है युग्मक जनन की और युग्मक स्थानांतरण की। फिर उसके बाद क्या होगा, निषेचन का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, युग्मकों का संलयन, जो युग्मक बने ना उनका क्या होगा, इसमें संलयन होता है। और एक बार जब संलयन होगा उसके बाद जितनी घटनाएं घटेंगी वो निषेचन पश्य में होंगी। तो जब युग्मकों का संलयन होता है तो उसके पश्चात युग्मनज बनता है, ठीक है। तो युग्मनज बनेगा, फिर युग्मनज से आपका भ्रूण बनेगा, ठीक है। फिर भ्रूण का परिवर्धन होगा, तो भ्रूण से आपका क्या होगा, यहाँ पर शिशु बन जाता है। तो ये निषेचन पश्य घटना है। अब आपको पता है कि शिशु का परिवर्तन 9 महीने में वो माता के गर्भ में भ्रूण का परिवर्तन होकर शिशु बनता है। फिर शिशु के जन्म की क्रिया होगी, जिसे हम किस नाम से जानेंगे, प्रसव के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानेंगे हम यहाँ पर, प्रसव के नाम से जानते हैं, एक मिनट, ठीक है। किस नाम से जान रहे हैं, प्रसव के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि प्रसव के बाद जो शिशु होता है वो माता की स्तन ग्रंथियों के द्वारा दुग्ध का पान पोषण कर रहा है ना, दुग्ध लेता है। तो यानी कि इसी के बाद, प्रसव के बाद माता की दुग्ध ग्रंथि से दुग्ध स्रवण की क्रिया भी होती है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या रहेगा, इस पूरे चैप्टर में हमें ये सारे टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। अब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो एक बार जरा देख लीजिए क्या क्या हमने यहाँ पर जाना। हमने जाना लैंगिक जनन की आपकी कितनी घटनाएं होंगी, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके 3 होते हैं। एक पूर्व जनन घटनाएं प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपका क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है युग्मक जनन, जहां पर नर एवं मादा जनन अंगों में युग्मकों का निर्माण होता है। तो नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण होगा, मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का निर्माण होगा। उसके बाद वो जो गैमेट बने थे युग्मक, अब देखो अब निषेचन कब होगा, जब नर युग्मक मादा के पास जाएगा, यानी युग्मक स्थानांतरण होगा, तो उसे हम गैमेट स्थानांतरण यानी कि युग्मक ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। स्थानांतरण कहते हैं जहां पर आपका नर युग्मक क्योंकि संरचना में छोटा है तो नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचना, जैसे कि परागण, देखो पेड़ पौधों में तो हम परागण पढ़ते हैं, ठीक है, इससे पहले चैप्टर में आपने ये पढ़ा। लेकिन मनुष्य की बात करें तो सहवास यानी कॉपुलेशन के द्वारा या सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, यहाँ पर वीर्य सेचन के द्वारा आपका क्या होगा, शुक्राणु मादा के करीब पहुंचता है, युग्मक का स्थानांतरण हो गया। तो एक बार जब नर और मादा युग्मक एक दूसरे के पास आ गए तो यहाँ पर इनका क्या होगा, निषेचन होता है। तो नर एवं मादा युग्मक को आपस में संलयन होकर जाइगोट का निर्माण करना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और तीसरी घटना में पश्य जनन घटनाएं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपका देखो जाइगोट में एक प्रकार का विभाजन होता है, जिससे कि आपका भ्रूण बनेगा और उसके बाद भ्रूण का यहाँ पर क्या होगा, परिवर्धन होगा, ठीक है, भ्रूण परिवर्धन होगा, ठीक है, भ्रूण जनन की क्रिया होगी और उसके पश्चात जब भ्रूण से शिशु बनेगा, प्रसव होगा और दुग्ध का स्त्रवण होगा। तो पूरे चैप्टर को आपको इसी तरीके से लाइन वाइज से पढ़ना है, ठीक है। अब आप युग्मक जनन की क्रिया पढ़ोगे। अब युग्मक जनन की क्रिया मनुष्य में एक विशेष तंत्र में होती है जिसे हम कहते हैं जनन तंत्र। जैसे आपके शरीर में बाकी सारे तंत्रों का अलग अलग काम है, पाचन तंत्र है तो भोजन का पाचन कर रहा है, श्वसन तंत्र है तो गैसों का विनिमय कर रहा है, ठीक उसी तरीके से जो जनन तंत्र है, इस जनन तंत्र में युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का संलयन हो रहा है और पूरा शिशु का निर्माण हो रहा है, यानी कि संतति पूरे लैंगिक जनन की घटनाएं घट रही है। तो ये जो आपकी नर मादा में पाया जाने वाला जनन तंत्र होता है, इसे क्या कहते हैं हम, नर वाले की अगर नर की बॉडी में है तो इसको नर जनन तंत्र कहेंगे, और वहीं अगर ये मादा की बॉडी में है तो हम इसे मादा जनन तंत्र कहते हैं। देखिए
नर में केवल आपके युग्मक जनन की क्रिया और युग्मक स्थानांतरण की क्रिया होती है, लेकिन मादा में आप देखोगे कि लैंगिक जनन में युग्मक जनन मादा में होता है, उसके बाद निषेचन मादा में हो रहा है, निषेचन के बाद भ्रूण का परिवर्धन मादा में होता है, प्रसव की क्रिया दुग्ध स्त्रवण मादा जनन तंत्र ज्यादा कार्य करता है, पूरे 9 महीने तक वो शिशु को पालती है यानी कि गर्भ में रखती है। तो 9 महीने का जो यहाँ पर पूरी प्रोसेस चलती है भ्रूण के निर्माण तक की, वो सारी मादा भाग में होती है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कैसे कैसे होगा, सबके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम नर जनन तंत्र की बात करेंगे, फिर मादा जनन तंत्र की बात करेंगे। नर जनन तंत्र आपका देखो, जैसे आपका पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र आपका अलग अलग अंगों से बना है, मुख से बना है, आमाशय होगा, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। जब ये आपस में मिलकर एक तंत्र बना रही है, जब अंग आपस में मिल रहे हैं तो एक तंत्र बन रहा है। ठीक है, जो अलग अलग कार्य करता है। ठीक उसी तरीके से नर जनन तंत्र की संरचना भी अलग अलग अंगों के मिलने से बनती है। और नर जनन तंत्र के अंगों को हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि इनके अंगों को हम इस तरीके से 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम एक भाग लिखते हैं कि इसका क्या होता है, प्राथमिक अंग होता है, दूसरे इसके कुछ सहायक अंग होते हैं, तीसरे इसमें सहायक ग्रंथियां होती हैं, और चौथा इसमें बाह्य जनेंद्रियां होती है। ठीक है, तो हमने इसके जनन तंत्र को 4 भागों में इसके अंगों को विभाजित किया। देखो, प्राथमिक अंग इसका वो अंग होगा जो कि वृषण है ना, जहां पर इसके क्या करता है, ये इसमें युग्मकों का निर्माण करेगा। युग्मक यानी कि इसका युग्मक क्या है, इस प्राथमिक अंग में शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो नर में जो प्राथमिक अंग होगा वो वृषण होता है, और कितना होते हैं, एक जोड़ी उपस्थित होता है। ठीक है, तो चाहे नर की बात करें मादा की, तो प्राथमिक अंग में हमेशा वो अंग आएगा जो युग्मक का निर्माण कर रहा है। नर का जो प्राथमिक अंग है वो वृषण यानी टेस्टिस होता है। ठीक है, और इसके सहायक अंग जो सहायता कर रहे हैं उस शुक्राणु को बाहर ले जाने के लिए, उसका भंडारण करने के लिए, वो सारे उसके सहायक अंग में आ जाते हैं। तो नर के जो सहायक अंग है वो उसकी वृषण जालिका है, शुक्रवाहिनी है, अधिवृषण है, शुक्रवाहक है। तो ये क्या होंगे, इसके सहायक अंग होते हैं, जहां पर ये क्या करेंगे, शुक्राणु को बाहर ले जाएंगे, कुछ शुक्राणु का भंडारण कर रहे हैं, तो इस तरीके से होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सहायक ग्रंथियां, जो कुछ ना कुछ स्त्राव को करती है। ठीक है, जो कि शुक्राणु को पोषण दे, कुछ स्त्राव होगा उसमें कुछ पोषण होगा जो कि शुक्राणु के पोषण का काम करेगी। तो वो क्या होती है, आपकी जो ग्रंथियां होती है वो नर में शुक्राशय ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, और बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि होती है, जिसे काउपर्स ग्रंथ भी कहते हैं। क्लियर। उसके बाद एक अंग होता है जो कि इन शुक्राणु को शरीर से बाहर निकालेगा, तो वो क्या है, बाह्य जनेंद्रियां होंगी, जिसे हम नर में क्या कहते हैं, शिश्न यानी कि पेनिस के नाम से जानते हैं। तो ये होता है आपके नर जनन तंत्र की संरचना, यानी कि उसके सभी अंग। अब इन सब अंग को मिला करके हम पूरे नर जनन तंत्र की संरचना कैसे बनाते हैं। तो देखिए, नर जनन तंत्र की संरचना अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि नर जनन तंत्र की संरचना कहाँ होती है, श्रोणी भाग में। आदि तो श्रोणी भाग में होगी, और आगे कहाँ होती है, आदि होती है शरीर से बाहर। कहाँ, शरीर से बाहर। ठीक है, तो जब हम नर कहाँ होता है, वृषण कोश में, शरीर से बाहर वृषण कोश में। अब देखो कैसी होती है, यहाँ पर मैं एक नर की संरचना बना रही हूँ, तो नर का जो जनन तंत्र होगा वो इसके कौन से भाग में है। ठीक है, ये आपका नर है, तो देखो ये तो नर की वक्ष गुहा होती है, ये इसकी उदर गुहा होती है, और इसके नीचे एक भाग होता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, श्रोणी गुहा कहते हैं। कौन सी गुहा कहेंगे, श्रोणी गुहा कहते हैं। क्लियर। नर में आप देखते हो कि इसमें एक जोड़ी, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एक जोड़ी थैली जैसी संरचना शरीर से बाहर लटकी हुई होती है। ठीक है, ये इसके टांग है, तो टांगों के बीच में आप देखोगे एक जोड़ी थैली जैसी संरचना जो होती है, ये क्या होगी, शरीर से बाहर लटकी होती है। तो इस संरचना को हम क्या कहेंगे, वृषण कोश कहते हैं, यानी कि स्क्वार्टम कहते हैं, थैली जैसी संरचना। ये इसी वृषण कोश के अंदर नर का जो प्राथमिक अंग वृषण होता है ना, जब नर अपनी भ्रूणी अवस्था में होगा
तो उस समय यहाँ पर जब वृषण बन जाते हैं तो वो कहाँ आ जाएंगे, शरीर से बाहर इस थैली नुमा संरचना में आपके वो एक जोड़ी वृषण आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हम किसकी संरचना कह रहे हैं कि एक जोड़ी आपके क्या होते हैं, वृषण वृषण कोश में पाए जाते हैं, जिनकी अगर हम किसकी बात करें, अगर हम इनकी चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पर कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होगी, और लंबाई आपकी कितनी होती है, 4 से 5 इसकी सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। क्लियर बात है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैंने जैसे कि कहा ये वृषण नर का प्राथमिक अंग है ना, हमने कहा जो वृषण है इस वृषण को प्राथमिक अंग कहा क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। अब आप सोचोगे बाकी का जनन तंत्र तो शरीर से अंदर है, लेकिन वृषण क्यों उस थैली जैसी संरचना में, क्योंकि होता क्या है कि आपका ये जो वृषण कोश होता है इसका जो तापमान होता है ना, तापमान होगा वो शरीर तापमान से 2 से 2.5 डिग्री, कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, कम होता है। और इस कम तापमान में जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होंगे, अच्छी तरीके से परिपक्व होते हैं, इसलिए आपके जो शुक्राणु होंगे वो क्या, आपके जो वृषण होते हैं वो शरीर से बाहर इस थैली जैसी संरचना में होते हैं। क्योंकि जो शरीर का तापमान आपका 37 डिग्री सेल्सियस है, इस तापमान में शुक्राणु नहीं परिपक्व हो पाते हैं, लेकिन जो इन थैली जैसी संरचना इसका जो टेम्परेचर होगा वो 35 या 35.5 डिग्री सेल्सियस होगा। इस तापमान पे इस कम टेम्परेचर में शुक्राणु का परिपक्वन अच्छे से हो जाता है। क्लियर। अब देखते हैं कि वृषण के अंदर की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो अगर हम वृषण के अंदर की संरचना देखें, है ना, वृषण की अगर अनुप्रस्थ काट की बात करें तो उसकी अनुप्रस्थ काट कैसी होती है, वृषण की अनुप्रस्थ काट कई बार एग्जाम में आता है, अनुप्रस्थ काट की हम बात कर रहे हैं। तो वृषण की जो अनुप्रस्थ काट होती है कैसी होती है, देखो जरा, वृषण की देखो अपनी अपनी भित्तियां भी होती है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका ये किसकी संरचना है, हमने कहा ये वृषण की संरचना है। आप देखते हो कि वृषण के अंदर आपके 250 इस तरीके से आपको कक्ष नजर आते हैं। ये क्या है, वृषण के कक्ष होते हैं। इन कक्षों को जो कि आपके 250 कक्ष होते हैं, इन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यानी कि वृषण पालिका कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, पालियां, वृषण पालियां होती है। क्लियर बात है, ये वृषण पालियां है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपकी 1 से 3 संख्या में, इस तरीके से 1 से 3 संख्या में कौन होती है, इस तरीके से ये आपकी होती है 1 से 3 संख्या में। बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है जो कि आपकी शुक्रजनक नलिकाएं होती है, शुक्रजनक नलिकाएं होंगी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं इसलिए इसको स्टार बना रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ही आपके शुक्राणु बनते हैं, इसके अंदर की कोशिकाओं में ही आपके शुक्राणु का निर्माण होता है। क्लियर बात है। फिर ये जो शुक्रजनक नलिका है ना, ये आगे चलकर एक जाल जैसी संरचना में खुलती है। तो जाल जैसी संरचना खुल रही है, तो इस जाल जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, वृषण जालिका। जाल है तो जालिका, यानी कि रेटे टेस्टिस हम इसको कहते हैं। ठीक है, फिर इस रेटे टेस्टिस से आप देखते हो कि कुछ नलिका रूपी संरचना, ठीक है, क्या नलिका रूपी संरचना इस तरीके से बाहर की ओर आ रही है। तो ये जो नलिका रूपी संरचना है इसे हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी, वासा एफ्रेंसिया कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। क्लियर। और बाद में ये जो आपकी शुक्रवाहिनी है ना, ये जो शुक्रवाहिनी है ये क्या होगी, उस वृषण के ऊपर कुंडलित हो जाती है। तो यहाँ पर जब ये वृषण के ऊपर कुंडलित होगी, इस तरीके से हमने कहा कि ये वृषण के ऊपर कुंडलित होती है, तो इस संरचना को हम क्या कहेंगे, अधिवृषण कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। समझ में आ गया। और एक संरचना ऐसी होती है जो कि क्या करेगी, एक नलिका ऐसी होती है जो कि इसको कहाँ ले जा रही है, शरीर के अंदर ले जा रही है, इस जनन तंत्र को शरीर के अंदर ले जा रही है, यानी शुक्राणु को शरीर के अंदर इस तरीके से ले जा रही है। तो ये जो संरचना होती है, इस संरचना को हम क्या कहेंगे, शुक्रवाहक कहते हैं, वासा डिफरेंसिया कहते हैं। क्लियर बात है, इतनी बात क्लियर है।
तो ये होता है आपके शुक्राणु के अनुप्रस्थ काट, जिसमें आपने ये सारे डायग्राम को देखना है। अब अगर आपको मैंने कहा कि ये आपकी क्या है, शुक्रजनक नलिका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्रजनक नलिका के अंदर ही आपके शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर हम शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट देखें, है ना, हमने कहा कि हम क्या देख रहे हैं, जो आपके शुक्रजनक नलिका है, इसके अनुप्रस्थ काट देखते हैं, तो इसमें आप देखोगे इसमें 2 कोशिकाएं होती है। तो यहाँ पर आपने देखा एक शुक्रजनक नलिका, ये एक ये है ना, 1 से 3 संख्या में। तो मैंने एक शुक्रजनक नलिका की अनुप्रस्थ काट देखी, तो इसमें कुछ क्या होती है, इस तरीके से कोशिकाएं होती है। तो ये जो बड़ी कोशिका होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, सटोली कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे हम इन्हें, सटोली कोशिका कहते हैं। और इनके बगल में जो छोटी कोशिकाएं होती हैं, ये जो आपकी कोशिकाएं होंगी, इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, नरजर्म कोशिकाएं कहते हैं। क्या कह रहे हैं, नरजर्म कोशिकाएं कहते हैं। क्लियर बात है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब आप शुक्र जनन की क्रिया पढ़ोगे तो इस नरजर्म कोशिका से ही आपका किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये जो आपकी सुटोली कोशिका है, ये शुक्राणु निर्माण करती है, कौन सी, नरजर्म कोशिका। असटोली कोशिका उन शुक्राणु को क्या देने का काम करेगी, शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है, पोषण कोशिका होती है। क्लियर। उसके अलावा इन शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में आपकी क्या होता है, खाली स्थान होता है, जिसे हम अंतराली स्थान कहते हैं। और इन अंतराली स्थान पर आपकी क्या होंगी, कुछ कोशिकाएं होती है, कुछ कोशिकाएं होती है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को हम लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं, लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। और ये क्या करेंगी, जब नर अपनी जवानी में आता है, प्यूबर्टी एज में आता है, तो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा नर के एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्राव होता है। और एंड्रोजन हार्मोन्स क्या करेगा, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ गए, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने जनन तंत्र में वृषण की संरचना तो बता दी, अब अंदर चलते, शरीर के अंदर देखते कि कैसी संरचना होगी। तो ये देखो आपकी शुक्रजनक नलिका की कोशिकाएं इस तरीके से, शुक्रजनन नलिकाएं इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद जब हम जनन तंत्र की संरचना देख रहे हैं, तो नर में देखो ये एक जोड़ी शरीर से बाहर वृषण की संरचना है। क्लियर बात है। उसमें आप देखोगे कि अब ये संरचना अंदर के लिए जा रही है ना, तो शरीर के अंदर ये आपका क्या होगा, ये आपका मूत्राशय होता है, ये मूत्राशय है। और ये किसकी संरचना है, मूत्र वाहिनी की संरचना है, ये मूत्र वाहिनी की संरचना है। क्लियर बात है। तो यहाँ से आपने देखा था कि मैंने अभी बताया कि आपका क्या है, अधिवृषण है, जहां पर शुक्राणु का अस्थायी भंडारण होता है। वहां से एक नलिका जैसी संरचना जो कि क्या करिए, इस जनन तंत्र को शरीर के अंदर ले जा रही है। तो यहाँ से ये क्या है, शुक्राणु को अंदर ले जाएगी। ठीक है, क्लियर बात है। तो अब यहाँ से होते हुए ये मूत्राशय से इस तरीके से होते हुए नीचे क्यों आ रही है। ठीक है, अब क्या होगा, तो माना देखो इस वृषण के अंदर आपकी नरजर्म कोशिका शुक्र नलिका के अंदर क्या हुआ था, शुक्राणु का निर्माण हुआ, फिर वो जालिका से होते हुए शुक्रवाहिनी में, और फिर क्या हुआ, इस अधिवृषण में उनका भंडारण हुआ। तो जब भी जरूरत होगी तो यहाँ से शुक्राणु आएंगे और यहाँ से होते हुए आएंगे, है ना, इस शुक्रवाहक से। अब जब ये बाहर निकलेंगे उससे पहले इनके रास्ते में 3 ग्रंथियां आती है। सबसे पहले यहीं पर, है ना, मूत्राशय के नीचे जुड़ी हुई ग्रंथि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्राशय ग्रंथि कहते हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं, सेमिनल वेसिकल कहते हैं। जो शुक्राशय ग्रंथि होती है, जो कि संख्या में कितनी होगी, 2 होती है, लेफ्ट एंड राइट। ये क्या करेगी, कुछ स्त्राव करती है। किसका स्त्राव करेगी, जैसे कि यहाँ पर इसका द्वारा आपके फ्रक्टोज का, है ना, कैल्शियम का, इन सब का स्त्राव होता है। क्लियर, उस शुक्राणु को पोषण देने के लिए। फिर आपके शुक्राणु नीचे आ रहे, तो ठीक इसके नीचे एक और ग्रंथि होती है, केवल 1 संख्या में होती है, और इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। केवल संख्या में क्या होगी, 1 होती है। ठीक है, तो ये जो 1 ग्रंथि होगी, ये भी शुक्राणु को गंध देती है, रंग देती है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन करेगी, ये कुछ एंजाइम्स का, ठीक है, कुछ कैल्शियम आयन का,
और कुछ क्या करती है, अन्य जो किण्वित पदार्थ होते हैं उनका स्त्राव करती है। बाकी क्या दे रही है, ये गंध दे रही है, रंग दे रही है, ये सब कौन देता है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये जो ग्रंथियों का स्त्राव है ना, ये कुछ तरलों का स्त्राव कर रहे हैं, एंजाइम्स वगैरह तरल के रूप में आ रहे हैं। तो अब आपके शुक्राणु जब बाहर आएंगे तो वो केवल अकेले शुक्राणु बन के नहीं आ रहे, वो कैसे होते, तरल में आते, जिसे हम वीर्य कहते हैं। तो वीर्य के अंदर आपकी कौन होती है, शुक्राणु कोशिकाएं होती है, समझ गए। तो वीर्य का निर्माण किसने करा, शुक्राशय ग्रंथि ने और प्रोस्टेट ग्रंथि में। क्लियर। उसके बाद आप देखोगे कि नीचे एक और ग्रंथि होती है, 2 संख्या में होंगी। तो ये ग्रंथि जो होती है इसे हम बल्बो, इसे हम क्या कहेंगे, बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि या काउपर्स ग्रंथि कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। और ये भी संख्या में कितनी होगी, लेफ्ट एंड राइट 2 होती है। और इसका काम क्या होगा, एक लुब्रिकेंट का स्त्राव करते हैं, पारदर्शी क्षारीय द्रव का स्त्राव करते हैं, जो कि जब मैथुन की क्रिया होती है तो उसको सुगम बनाने के लिए लुब्रिकेंट का काम करते हैं। तो ये आपके तीनों के तीनों सहायक ग्रंथि आ गई। उसके बाद कौन सा है, बाह्य जनेंद्री। तो बाह्य जनेंद्री नर में कौन सी संरचना है, ये जो बाहर है ना, जो वृषण कोष होते हैं उसके बाहर एक लटकी हुई संरचना, ये क्या कहलाता है, शिश्न यानी कि पेनिस कहलाता है। इसके आगे उभरा हुआ जो इसका सिर वाला भाग होता है, इस भाग को, ठीक है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, शिश्न मुंड कहते हैं। ठीक है, शिश्न मुंड कहते हैं। क्लियर। और इस शिश्न मुंड के ऊपर एक ढीली सी त्वचा होती है, ठीक है, जो आसानी से खुल जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, अग्रछद कहते हैं, अग्रछद कहते हैं। क्लियर बात है। तो शिश्न मुंड के अंदर जो ये शिश्न है ना, इसके अंदर ही मूत्र वाहिनी आ रही है। तो नर में मूत्र निकलने का और वीर्य निकलने का सेम ही मार्ग होता है। ये है आपके नर जनन तंत्र की संरचना। डायग्राम में देखोगे तो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम भी बनाना आ जाएगा। ये आप देख रहे हो, नर में ये रहे आपके एक जोड़ी वृषण, जो कि शरीर से बाहर थैली जैसी संरचना वृषण कोष में पाए जाते हैं। तो प्राथमिक अंग आ गया। सहायक अंग में देखो वृषण पालियां, उस वृषण पालियां के अंदर आपके एक से दो संख्या में शुक्रजनक नलिकाएं होती है। ठीक है, शुक्रजनक नलिकाएं होती है। उन शुक्रजनक नलिकाएं आगे चल करके वृषण जालिका में खुलती है। फिर वृषण जालिका से शुक्र वाहिका निकलती है, जो कि अधिवृषण के रूप में कुंडलित होती है। और फिर एक संरचना जो कि क्या है, अंदर की ओर जा रही है, इसे हम शुक्रवाहक कहते हैं। और फिर यहाँ इसके रास्ते में 3 ग्रंथियां, शुक्राशय, प्रोस्टेट और कंद मूल पथ या बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि आती है। और लास्ट में ये जो आपका बाहर से वृषण कोष के आगे बाहर जो संरचना है, ये शिश्न की है। इसके बाहर जो इसका ऊपरी भाग है, इसे शिश्नमुंड, और इसमें जो ढीली त्वचा है, इसे हम अग्रछद कहते हैं। ये आपकी हो गई किसकी, नर जनन तंत्र की संरचना। इसी तरीके से अगर हम मादा जनन तंत्र की संरचना की बात करें, तो मादा जनन तंत्र भी श्रोणी भाग में होता है। मादा का पूरा जनन तंत्र ही श्रोणी भाग में होता है, नर की तरह नहीं होगा। अब मादा जनन तंत्र को अगर हमें पढ़ना है तो फिर से हमने इसको भी 4 भागों में डिवाइड करा। पहले इसका प्राथमिक अंग, फिर इसके सहायक अंग, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जनेंद्री। अगर हम मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग, जिसमें कि ये अपने क्या करेगी, युग्मक का निर्माण करेगी, तो मादा में जो उसका प्राथमिक अंग है वो अंडाशय है। नर में क्या होता है, वृषण। मादा में ओवरी यानी अंडाशय, और कितनी होती है, एक जोड़ी लेफ्ट एंड राइट होती है। ठीक है। उसके बाद सहायक अंग, जहां पर मादा में निषेचन की क्रिया होगी, भ्रूण का परिवर्धन होगा, प्रसव की क्रिया होगी, ये सारे सहायक अंग होते हैं, जिसमें आपका अंडवाहिनी होगा, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा आ जाती है। फिर मादा में भी सहायक ग्रंथियां होती है, जैसे स्तन ग्रंथि होगी, और कौन सी ग्रंथि होती है, बार्थुलीन ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होगी, बार्थुलीन ग्रंथि होती है। ठीक है। और लास्ट में उसका भी बाह्य जनेंद्री, जहां से शिशु प्रसव की क्रिया हो रही है, तो वो उसका भाग योनि यानी कि वजाइना होता है। तो चलिए मादा जनन तंत्र की संरचना को देखते हैं। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं इसे। ठीक है। देखो मादा में क्या होंगे, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक, ये और एक ये। तो इसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय, जिसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्लियर बात,
ठीक है। तो जहां पर क्या होगा, मादा के अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो ये हो गया मादा का प्राथमिक अंग अंडाशय। उसके बाद आ जाते सहायक अंग में। तो सहायक अंग में आपने देखा था कौन होती है, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। दूसरा आपने देखा था कौन सी संरचना होती है, ये जो संरचना है ये तीसरी है, यानी कि ये कौन सी है, गर्भाशय की संरचना है, तीसरी संरचना, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, ये रही आपकी कौन सी, गर्भाशय ग्रीवा, ये क्या हो गए, इसके सहायक अंग हो गए। और सहायक बाह्य जनेंद्रिय की बात करें तो ये इसकी योनि क्या है, बाह्य जनेंद्रिय है। क्लियर बात है। अब हम देखते हैं कि जो इसकी अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी भी इसके 4 भागों से मिलकर बनी है, ठीक है। इसमें देखो अंडवाहिनी इस तरीके से आपका अंडाशय से जुड़ा हुआ भाग है, जिसमें कि अगर आप ये वाली संरचना देख रहे हो कीप जैसी, तो इसे हम कीपक यानी कि इनफंडिबुलम कहते हैं। इसके आगे आप देख रहे हो ये झिल्ली जैसी संरचना, इस तरीके से संरचना होती है। तो जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है ना, तो ये जो आपका झिल्ली जैसी अंगुली जैसी संरचना ये उस अंडाणु को पकड़ देती है और फिर फैलोपियन ट्यूब में वो अंडाणु क्या होगा, आता है, ठीक है। तो ये कीपक हो गया, ये इसकी अंगुली जैसी संरचना झिल्ली हो गई। उसके बाद अंडवाहिनी के बीच में एक भाग होता है जो कि फुला हुआ भाग होता है। तो ये पहला भाग, ये दूसरा इसका कौन सा है, तुम्बिका, या इसी को हम एम्पुला कहते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एम्पुला भाग में निषेचन की क्रिया हो गई। और एक भाग जो कि इसका गर्भाशय से जुड़ा होता है, तीसरा लास्ट अंतिम भाग अंडवाहिनी का, इसे हम संकीर्ण पथ यानी कि स्थमस कहते हैं। तो अंडवाहिनी आपकी कितनी होती है, अंडवाहिनी की लंबाई आपकी 12, ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होगी अंडवाहिनी की लंबाई, अगर देखो तो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर अंडवाहिनी की लंबाई होती है। उसके बाद आ जाते गर्भाशय के बाद, है ना। तो गर्भाशय मादा में एक उल्टे नासपति के आकार का, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, गर्भाशय दिखाई दे रहा है, जहां पर आपके पूरे भ्रूण का परिवर्धन होता है। अब गर्भाशय में भी 3 परतें होती है, ठीक है। तो गर्भाशय की जो सबसे बाहर की परत होगी, ये जो सबसे बाहर की परत होती है इसे हम परिगर्भाशय कहते हैं, यानी पेरीमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। गर्भाशय की जो सबसे बाहर की परत होती है वो आपकी क्या कहलाएगी, पेरीमेट्रियम। उसके बाद बीच की जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय पेशीय परत यानी मायोमेट्रियम, ठीक है। बाहर आपकी पेरीमेट्रियम, फिर बीच में मध्य पेशीय गर्भाशय मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की जो परत होती है उसे अंतःगर्भाशय कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, सबसे अंदर की परत होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, महिलाओं में जब आर्तव चक्र होता है तो 3 से 5 दिन जो उसमें पीरियड्स होते हैं तो उसमें रक्तस्रावण की क्रिया होती है। तो वो इसी परत, ये जो एंडोमेट्रियम है ना, जब ये टूटती है तो ये रक्त रूप में बाहर निकलती है। कौन सी, एंडोमेट्रियम, याद रखना, अंतःगर्भाशय, ठीक है। उसके बाद गर्भाशय के नीचे आपकी गर्भाशय ग्रीवा होती है, ठीक है। गर्भाशय के नीचे कौन सी संरचना है, गर्भाशय ग्रीवा की, और ये ग्रीवा से एक नाल जाती है और ये बाह्य जनेंद्रिय कहाँ खुलती है, योनि में खुलती है, वजाइना में। क्लियर। तो ये आपका क्या है, मादा जनन तंत्र की संरचना है। इसी में अगर हम देखते हैं बाह्य जनेंद्रिय की, तो बाह्य जनेंद्रिय हम क्या यहाँ पर देखते हैं कि इसको कुछ इस तरीके से संरचना होती है। इसमें अगर सबसे ऊपरी भाग होता है आपका कौन सा, यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ आप देखोगे कि ये ना इस तरीके से कपाट जैसी संरचना है। तो सबसे ऊपर जो संरचना है, ठीक है, यहाँ जो बाह्य जनेंद्रिय है उसमें जो ऊपर सबसे बाहर की संरचना होती है कपाट की, जिसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपका लेबिया मेजोरा होता है। बाहरी मोटी त्वचा के फोल्ड होते हैं। लेबिया मेजोरा के अंदर क्या होता है, लेबिया माइनोरा होता है, जो कि भीतरी पतली त्वचा होती है फोल्ड वाली। तो जैसे कि ये बाहर जो आपकी है ये लेबिया मेजोरा है। फिर इसके अंदर ये जो आपको पतली संरचना दिखाई देती है ये आपकी कौन सी है, लेबिया माइनोरा है। और इसमें क्या होता है, इनके ऊपर जहां ये दोनों मिल रहे हैं इसके स्थान पर यहाँ पर एक संरचना होती है जिसे हम क्लाइटोरस कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, क्लाइटोरस, जो कि अत्यधिक संवेदनशील अंग होता है, ठीक। फिर क्लाइटोरस के ठीक पीछे आपका एक तो मूत्र मार्ग होता है, लेकिन उससे भी पीछे इंपॉर्टेंट संरचना है
वो आपकी कौन सी संरचना है? वजाइना की संरचना, योनि मार्ग की हम बात कर रहे हैं। तो एक तो यूरेथ्रल ओपनिंग यानी जो कि मूत्र विसर्जन करेगा, लेकिन जो वेजाइनल ओपनिंग होती है वो योनि का बाहरी द्वार होता है और इसी योनि द्वार में आपकी बार्थोलिन एक जोड़ी ग्रंथि होती है। अब ये योनि द्वार वजाइना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से एक तो क्या होगा, प्रसव की क्रिया द्वारा जो शिशु होगा वो शरीर से बाहर निकलता है, और जब महिला का आर्तव चक्र होता है तो रक्त स्त्रवण की क्रिया में जो एंडोमेट्रियम टूटती है वो भी वजाइना के थ्रू ही बाहर निकलती है। ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। ये बाह्य जनेंद्रिय की संरचना। उसके बाद अगर हम मादा में स्तन ग्रंथियों की संरचना देखें तो मादा के वक्ष भाग में एक जोड़ी क्या होते हैं, वक्ष भाग में एक जोड़ी स्तन पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? एक जोड़ी स्तन पाए जाते हैं। क्लियर बात है। अगर आप स्तन को क्या देखते हैं, वक्ष भाग में देखें तो उसमें आप देखोगे उसमें क्या होता है, एक भूरा सा भाग होता है, ठीक है। ये जो भूरा सा भाग होता है इसे हम एरियोला कहते हैं। क्या कहते हैं? एरियोला। और भूरे भाग के बीच में एक संरचना होती है जिसे निपल्स के नाम से जानते हैं, चुचुक के नाम से जानते हैं, ठीक है। निपल्स बोलो या चुचुक दो बोलो, जिसके द्वारा दुग्ध बाहर उत्सर्जित होता है। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमने वक्ष भाग में देखा। अब अगर हम इसके अंदर की ग्रंथियों को देखेंगे तो जो आपकी स्तन ग्रंथियां होती है, स्तनों का निर्माण वसामय ऊतकों से होता है, ठीक है। इसमें आप देखोगे 15 से 20 स्तन पालियां होती है। इस तरीके से आप देख रहे हो, ये आपकी क्या है, स्तन पालियों की संरचना होती है, ठीक है। कितनी होती है? 15 से 20 स्तन पालियां होंगी। और इन स्तन पालियों के अंदर आप देख रहे हो ये गोल गोल संरचनाएं जो है, इनके अंदर क्या होंगी, स्तन कूपिकाएं होती है। तो पहली स्तन पालियां, दूसरी स्तन कूपिकाएं। और स्तन कूपिकाएं वो संरचना है जिनके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की प्रेरणा से दूध का निर्माण होता है। कहाँ होता है दूध का निर्माण? दुग्ध बनता कहाँ है? आपके कहाँ? स्तन कूपिकाओं में। फिर स्तन कूपिकाओं से कुछ नलिकाएं, अलग अलग स्तन कूपिकाओं से नलिकाएं आती है ना। तो वो स्तन नलिकाओं के द्वारा दूध क्या होगा, बाहर आता है। और वो कहाँ एकत्रित होगा? स्तन तुम्बिका में एकत्रित हो जाता है, फूले हुए भाग में एकत्रित हो गया है। और फिर वो दुग्ध वाहिनी के द्वारा निपल्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो फिर स्तन नलिका, फिर दुग्ध वाहिनी आएगा और निपल्स के थ्रू दुग्ध क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो स्तन पालियां, फिर एम्पुला, फिर तुम्बिका, ठीक है। पहले तो स्तन पालियां, उसके अंदर स्तन तूपिकाएं, कूपिकाओं के अंदर नलिकाएं, फिर नलिका से तुम्बिका, तुम्बिका से दुग्ध वाहिनी, और फिर निपल्स के थ्रू दूध बाहर आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब जब आपको इतनी बात क्लियर हो गई तो अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र देख लिया। जनन तंत्रों में शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है देखो। तो जनन तंत्र में, नर जनन तंत्र में शुक्राणु निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। तो शुक्र जनन क्या होगा, ध्यान से देखो। शुक्र जनन क्या है? शुक्राणु जनन पुरुषों में अपरिपक्व रोगाणु कोशिका से शुक्राणु के उत्पन्न की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। यह वृषण के अंदर मौजूद वीर्य नलिकाओं में होता है। शुक्र जनन के दौरान एक द्विगुणित स्पर्मेटो या आप शुक्राणु गोनिया पुरुष जनन कोशिका एक द्वितीयक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनाने के लिए अपना आकार बढ़ाती है। तो सबसे पहले आपको पता है ना कि वृषण के अंदर कौन होती है? वृषण है, ये वृषण है। इसके अंदर आपकी क्या थी? वही शुक्र जनक नलिकाएं थी, है ना। 2 से 3 संख्या में शुक्र जनक नलिकाएं थी। और इनके अंदर भी आपकी क्या होती है? नर जर्म कोशिकाएं होती है। तो ये जो नर जर्म कोशिका है ना, ठीक है, ये द्विगुणित होती है, ठीक है। तो नर जब अपनी किशोर अवस्था, है ना, अपनी जब यौवनावरम में आता है, यानी कि प्यूबर्टी एज में आता है, ठीक है, यानी कि कितना 12 से 13 साल के वर्ष में आता है, तो उसमें हार्मोन्स चेंज होते हैं, ठीक है। उसमें हार्मोन्स चेंज होने के कारण उसकी जो नर जर्म कोशिका होती है ये क्या करती है? अपने आकार में वृद्धि करती है और यहाँ पर समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन करेगी और समसूत्री विभाजन करके क्या करती है? सबसे पहले प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का, ठीक है, इससे क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो सबसे पहले कौन बनती है? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका।
क्योंकि समसूत्री विभाजन हुआ है तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनती है, जो कि कैसी होगी, आपकी द्विगुणित होती है। अब देखो हार्मोन से कैसे प्रेरित होता है। जब नर क्या हुआ, आपके 12 से 13 साल में आया, तो नर की जो हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है उसके मस्तिष्क में, ठीक है, नर के मस्तिष्क में क्या होती है, एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। और इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स रिलीज होता है, कौन सा, GnRH। GnRH का मतलब है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से ठीक नीचे एक पीयूष ग्रंथि होती है, इस पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है। और पीयूष ग्रंथि फिर क्या करती है, दो हार्मोन्स को रिलीज करती है, एक आपका LH हार्मोन्स और एक आपका FSH हार्मोन्स। अब देखिए ये LH और FSH दोनों कहाँ जाएंगे, ये दोनों के दोनों वृषण में जाते हैं, ठीक है। अब वृषण में क्या होगा, ये जो LH होता है ये आपकी जो कौन सी थी, नर जर्म कोशिका थी, इसको प्रेरित करेगा कि अब ये क्या करे, शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुरू कर दे, क्योंकि लड़का जवान हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से नर जर्म कोशिका में फिर वो अपने आकार में वृद्धि करके फिर समसूत्री विभाजन करके प्राथमिक शुक्राणु कोशिका अपनी संख्याओं को बढ़ाती है, ठीक है। जबकि ये जो FSH कोशिका है ना, ये FSH जो हार्मोन्स है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये आपकी सटोली कोशिका पर काम करेगा, उसको पोषण कोशिका बनाएगा, ठीक है। अब देखिए जब नर जर्म कोशिका पर काम होता है, तो नर जर्म कोशिका पर जब काम होगा तो क्या क्रिया होती है, नर जर्म कोशिका पर जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा कि वो शुक्रजनक की नर जर्म कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ, तो आपकी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, क्योंकि समसूत्री विभाजन हुआ तो द्विगुणित होगा। अब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बहुत सारी संख्या में बनेगी, हम एक का विभाजन करेंगे कि समसूत्री विभाजन के बाद जब एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में कौन सा होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो आपकी क्या बनेंगी, दो कोशिकाएं बनेंगी जिन्हें हम द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनेंगे। क्योंकि देखो अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये भी अगुणित होगी, ये भी अगुणित होगी, कौन, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, है ना। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में जब अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन, इसमें भी और इसमें भी, तो इससे दो कोशिका, इससे भी दो कोशिका बनेगी, तो वो आपकी पूर्ण रूप से शुक्राणु नहीं होती है, लेकिन हम उन्हें शुक्राणु पशु या शुक्राणु पूर्व कोशिका कहते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, तो यहाँ पर भी इनमें भी गुणसूत्र कैसे रहेंगे, आधे आधे ही रहते हैं, ठीक है। अर्धसूत्री प्रथम, फिर अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन, और यहाँ पर ये जो शुक्राणु पशु होते हैं ये अपने आप को रूपांतरित करते हैं, ठीक है, यानी कि विभेदित करते हैं, तब जाकर के ये किस रूप में रूपांतरित होते हैं, शुक्राणु रूप में। तो एक प्राथमिक कोशिका में विभाजन से 4 आपके शुक्राणु बनते हैं, क्लियर बात, एक टैडपोल जैसी आकृति। तो शुक्राणु की अगर संरचना देखें तो शुक्राणु की संरचना के आपके 4 भाग होते हैं, एक इसका शीर्ष भाग होता है, एक इसका ग्रीवा भाग होता है, एक इसका मध्य खंड होता है, और एक इसकी कौन सी होगी, पूंछ होती है, ठीक है। जब शुक्राणु का हम सिर वाला भाग देखते हैं तो इसके सिर भाग में 2 संरचना होती है, पहले तो इसके सिर के बाहर क्या होगी, प्लाज्मा झिल्ली से ढका हुआ रहता है, और सिर में जो इसका अग्र वाला भाग होता है, ठीक है, आगे भाग होता है, इसमें आपका अग्रपिंडक यानी कि एक्रोसोम की संरचना होती है। अब ये अग्रपिंडक में बहुत सारे स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स होते हैं, जैसे हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स होता है, जो कि क्या करेगा, निषेचन के टाइम पर यही जो अग्रपिंडक है ना, इसके एंजाइम से अंडाणु की भित्ति को गलाने का काम करेंगे, ठीक है, ताकि शुक्राणु का जो इस अग्रपिंडक के ठीक पीछे आपका केंद्रक युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है ना, जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, आधे गुणसूत्र होते हैं, वो क्या हो, अंडाणु से निषेचित हो सके, क्लियर। उसके बाद ये ग्रीवा है, फिर मध्य खंड में इसकी कौन होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि शुक्राणु को ऊर्जा देने का काम करेगा, और लास्ट में इसकी पूंछ होती है, जो कि इसको क्या करेगी, दिशा देगी, और इसको क्या कराती है, गति कराती है, तैराती है, ठीक है। तो ये आपकी किसकी संरचना है, शुक्राणु की संरचना है। फिर आगे आ जाते हैं अंड जनन की क्रिया, है ना। तो अंड जनन मादा में होता है, तो अंड जनन वह प्रक्रिया है जिसमें अंडकोश का डिंब का, है ना, अंडकोश या डिंब का निर्माण
या विकास होता है और यह युग्मक जनन का भाग है और जो मादा युग्मक बनाएगा उसे अंडाणु कहेंगे और ये प्राथमिक यौन अंग में होता है यानी कि अंडाशय में होता है। अब अंड जनन भी देखो कैसा होता है। अंड जनन की जब हम बात करते वही जब मादा, देखो अंड जनन की क्रिया कब से शुरू होती है, जब आपकी जो मादा होती है ना वो क्या होगी, गर्भ में होती है और कैसी अवस्था में होती है, भ्रूण अवस्था में, ठीक है, भ्रूण अवस्था में होती है। तो इस मादा की कहाँ, इस मादा का जो अंडाशय होता है, अंडाशय, उसी भ्रूण अवस्था में जब वो अपने माता के गर्भ में है तभी उस अंडाशय में क्या बन जाती है, यहाँ पर अंड जननी कोशिकाओं में जो इसकी उगोनिया सेल होती है ना, अंड जननी कोशिकाएं होती है। इन अंड जननी कोशिकाओं में क्या हो जाता है, समसूत्री विभाजन होके ये बहुत सारी संख्या में प्राथमिक अंडक कोशिका बना देता है। ठीक है, किसका निर्माण कर लेते हैं, बहुत सारी संख्या में प्राथमिक अंडक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अंडक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है भाई, मादा तेज है, जब वो अपनी माता के गर्भ में ही थी तभी उसकी अंडजननी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन हुआ, ये भी द्विगुणित थी और फिर द्विगुणित कोशिका का निर्माण हुआ प्राथमिक अंडक का। अब देखो जैसे प्राथमिक अंडक में यहाँ पर अर्धसूत्री प्रथम शुरू होता ही है कि इसका जो अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है, इस प्राथमिक अंडक का जो क्या होता है, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है, अर्धसूत्री जो प्रथम विभाजन होता है, विभाजन, ठीक है, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुका, तब तक क्योंकि क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है पुत्री का। ठीक है, तो वो रुक जाएगा। अब वो तभी शुरू होगा जब बच्ची कौन सी अवस्था में आएगी, वही प्यूबर्टी एज में 12 से 13 साल में ना आ जाएगी, तब तक वो प्राथमिक अंडक का विभाजन रुका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अंड जननी कोशिका थी जिसमें क्या हुआ, गर्भ जीवन में ही जब पुत्री अपनी माता के गर्भ में थी तभी समसूत्री विभाजन से कई सारे प्राथमिक अंडक का निर्माण हो गया। ठीक है, अब प्राथमिक अंडक में जैसे अर्धसूत्री प्रथम होने वाला था वो प्रोफेज 1 में रुक जाता है क्योंकि बच्ची का जन्म हो गया। अब ये रुका रहेगा तब तक क्या होता ना, मिलियन की संख्या में प्राथमिक अंडक बने, लेकिन जब तक प्यूबर्टी आती है तब तक आपके 60 से 80 हजार ही प्राथमिक अंडक शेष रह जाते, इनकी संख्या घट जाती है। तो ये जो प्राथमिक अंडक है, जैसे बच्ची अपनी वापस 12 से 13 साल में पहुंची है ना, बाल्यावस्था से यौवन आरंभ में पहुंची, तो वैसे ही आपके प्राथमिक अंडक का पहला अर्धसूत्री विभाजन शुरू होगा और उससे दो कोशिका, एक छोटी और एक बड़ी बनती है। जो छोटी होगी उसको प्राथमिक ध्रुवीय पिंड कहते हैं और ये गायब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, जबकि ये द्वितीयक अंडक है, ये आपका क्या है, ये आपका द्वितीयक अंडक कैसा होता है, अगुणित होता है क्योंकि अर्धसूत्री प्रथम विभाजन से बना। फिर देखो इस द्वितीयक अंडक में विभाजन केवल उन्हीं महिलाओं में होगा जिनमें शुक्राणु प्रवेश करेगा। जिनमें शुक्राणु प्रवेश नहीं करता उनका ये द्वितीयक विभाजन नहीं होता है। समझ गए? तो अभी मैं बता रही हूँ कि अगर इस मादा के इस द्वितीयक अंडक की भित्ति को शुक्राणु ने भेद दिया तो ये द्वितीयक अंडाणु क्या होगा, इसमें भी विभाजन होगा, इससे भी दो कोशिका बनेगी, एक छोटी जिसे द्वितीयक ध्रुवीय पिंड कहेंगे, एक बड़ा जिसे हम अंडाणु कहते हैं। और इसी अंडाणु के साथ आपका शुक्राणु क्योंकि प्रवेश हुआ था तो वह संलयित होकर युग्मनज बना देता है। तो ये उन महिलाओं में अंडाणु बनेगा जिनमें निषेचन होता है, और अगर जिनमें निषेचन नहीं होगा उसमें वो द्वितीयक अंडक ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बनेगा और फिर खत्म हो जाएगा। क्लियर बात है? इतनी बात ध्यान रखनी है। तो ये अंडाणु निर्माण की क्रिया आपकी अंड जनन कहलाती है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर। देखो जब क्या हो रहा था, जब आपका ये अंडाणु का निर्माण हो रहा था तो अंडाणु के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बन रही थी, है ना। तो अंडाशय में आपको ये संरचना इस तरीके से दिखती है कि जैसे आपका प्राथमिक अंडक बना तो प्राथमिक अंडक के बाहर कणिकामयी कोशिकाएं बनी, तो ये पूरी संरचना आपकी क्या कहलाई, प्राथमिक पूटा कहलाई। ठीक है, उसके बाद जब आपका है तो क्या प्राथमिक अंडक से आपका कौन बना, ये माना बाद आपका द्वितीयक अंडक बना, लेकिन इसके बाहर आपकी क्या क्या थी, एक आपकी कणिकामयी कोशिकाओं की लेयर थी और उसके बाहर भी एक और लेयर आई जिसे हमने थीकल लेयर कहा, वो लेयर आई। तो ये आपका क्या बना, यहाँ पर
द्वितीयक पुटक बना। ठीक है, यहाँ पर इसके बाहर इसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक पुटक कहते हैं। क्लियर। फिर क्या हुआ, इसके अंदर है तो आपका क्या है, तो आपका द्वितीयक पुटक में विभाजन नहीं हुआ है ना, तो द्वितीयक पुटक फिर आपका आगे यहाँ पर फिर इसके बाहर आपकी प्रोटेक्टिव लेयर बनी। इसमें देखो एक ऐसी गुहा बनती है और गुहा के बाहर आप देख रहे हो कि इसके बाहर कणिकामय जो गुहा वाली संरचना उसे हम तृतीयक पुटक कहते हैं। ठीक है, उसमें थीकल भी एक्सटर्ना इंटरना में टूट जाती है, 2 और लेयर बन जाएगी। और फिर तृतीयक पुटक से बनती है आपकी ग्राफियन पुटक। तो ग्राफियन पुटक में आप क्या देखोगे कि यहाँ पर आप संरचना देखते हो कि इसके अंदर होता है द्वितीयक अंडक। ठीक है, और उसके बाहर सबसे पहले आपकी कौन सी लेयर आती है, जोना पेलुसिडा की। ये लेयर याद रखना, ये आपकी द्वितीयक अंडक के बाहर जोना पेलुसिडा होती है और उसके बाहर आपकी क्या होगी, कोरोना रेडिएटा होती है। फिर उसके बाहर वही कणिकामय कोशिका, थीकल इंटरना, थीकल एक्सटर्ना, ये होती है। तो ग्राफियन पुटक की संरचना में आपकी जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। तो ये जब ग्राफियन पुटक फटेगा ना, तब केवल ये द्वितीयक अंडक और इसकी ये 2 लेयर ही आपके कहाँ निकलेगी, आपकी फेलोपियन ट्यूब में आएगी। ठीक है, पूरा आप ग्राफियन पुटक नहीं आएगा, बचा जो ग्राफियन पुटक होगा वो कॉर्पस लुटियम कहलाएगा, जो कि आगे चल के काम आएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आ जाते हैं हम एक विशेष टॉपिक पे पढ़ने, जो कि केवल मादाओं में चलता है, आर्तव चक्र। ठीक है, आर्तव चक्र ये ध्यान रखना है, ये प्रत्येक माह चलने वाला। ठीक है, एक तो क्या होता है, प्राइमेट्स मादाओं में चलता है। प्राइमेट्स मादाएं कौन है, जैसे मनुष्य, बंदर, कपी। ठीक है, कैसा चलता है, प्रत्येक माह चलता है, प्रत्येक माह चलता है। ठीक है, कहाँ चलता है, ये देखो माता के हार्मोन्स के द्वारा चल रहा है, माता के अंडाशय, और कहाँ चल रहा है, गर्भाशय में। यहाँ पर ये चलता रहता है हार्मोन्स की क्रिया के द्वारा। क्लियर बात। अब यहाँ पर आर्तव चक्र क्या देखो, जीवन चक्र में एक महिला का शरीर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। महिला में हर महीने होने वाले इस बदलाव को चक्र यानी रज चक्र को सकारात्मक रूप से गर्भावस्था के लिए मासिक धर्म कहा जाता है। जब एक अंडाणु निषेचित नहीं होता, अगर किसी में अंडाणु निषेचित नहीं हो रहा है, तब ये चक्र वापस शुरू होगा, है ना। तो गर्भाशय की परत निकल जाएगी और रक्त स्रवण होगा, जिसे हम मासिक धर्म कहेंगे। अब इसे मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, रज चक्र के नाम से जाना जाता है। अब होता क्या है, यहाँ पर पहले इसके बारे में जान लो। यहाँ पर देखो ये जो क्रिया चलती है ना, ये आपके देखो अंडाशय और गर्भाशय में चलती है। ठीक है, अब ये चक्र आपका कितने दिन का होता है, 28 दिन का चक्र होता है, 28 दिन का चक्र होता है। क्लियर बात, समझ में आ गया। जब पहली बार कब स्टार्ट होता है, जब मादा 12 से 13 साल की होती है। ठीक है, यानी कि जब वो अपनी यौवन आरंभ में आती है, तब ये प्यूबर्टी एज में आती है, तब उसमें हार्मोन्स का लेवल कुछ ऐसा हो जाता है कि ये चक्र शुरू हो जाएगा। जब सबसे पहले ये चक्र होता है ना, सर्वप्रथम। ठीक है, जब चक्र क्या होता है, रज चक्र जब क्या होता है, प्रथम बार शुरू होता है, प्रथम बार क्या होगा, शुरू होता है, तो हम कहते हैं कि उसको क्या हो गया है, रजोदर्शन। हम पहले जब शुरू ही होता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, रजोदर्शन, यानी रजोदर्शन के मीनार्च के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कब शुरू होता है, आपका 12 से 13 साल में। अब ये जीवन चक्र चलता रहेगा, लेकिन जीवन पर्यंत नहीं चलता है। जब महिला अपनी कब होती है, देखो इस पूरे चक्र को ये महिला की बॉडी में चलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महिला के क्या कह सकते हैं, प्रेगनेंसी होने के लिए भी जरूरी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि महिला पूरी जिंदगी भर प्रेग्नेंट हो सकती है या उसमें ये चक्र चलेगा। ठीक है, जब महिला अपनी कौन सी 45 से 50 साल में पहुंचती है ना, तो ये महिलाओं में ये चक्र जो होता है ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जब ये चक्र बंद हो जाएगा तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, रजो निवृत्ति के नाम से जानते हैं। क्लियर बात है, रजो निवृत्ति के नाम से जानते हैं। क्लियर। चलिए अब होता क्या है इन चक्र में, तो इन चक्रों में आपके गर्भाशय अंडाशय में इस तरीके से चेंज होता रहता है। अब मैंने जैसा कि कहा, ये जो आपका चक्र है ना, ये कितने दिन का, 28 दिन का है ना। कितने दिन का आपका,
हमने कहा यहाँ से शुरू होके ये कितने दिन का है, 28 दिन का है। और इस 28 दिन में कोई ना कोई आपका दिन चलता रहता है, कोई ना कोई प्रवस्था आते हैं। 28 के बीच में ये 14वां दिन मैंने लिख दिया है ना। अब इस 28 दिन में अलग अलग प्रवस्थाएं आती है, जैसे कि प्रथम जो आपके 3 से 4 दिन होते हैं, ठीक है, कितने, प्रथम 3 से 4 दिन, यानी कि ये है ना 3 से 5 दिन की बात करें तो इस समय क्या होती है, इसको हम कहते हैं रक्त स्रवण की क्रिया, यानी कि रक्त स्रवण चरण होता है। जिस समय क्या होता है, जो मादा का एंडोमेट्रियम होता है ना, एंडोमेट्रियम टूटता है। एंडोमेट्रियम क्या होता है, टूटता है। अब जब ये टूटेगा तो मादा की वजाइना से रक्त रूप में बाहर निकलता है, जिसे आपको पता है ना, मादा में हम कहते हैं कि पीरियड्स हो गए। तो पीरियड्स क्या है, आर्तव चक्र का 3 से 5 दिन का समय होता है पीरियड्स का, ठीक। तो एंडोमेट्रियम टूट रही है। उसके बाद कौन सा प्रवस्था आती है, उसके बाद आप देखते हो 6वें दिन से लेकर के कब तक, 13वें दिन तक, है ना। 6वें दिन से लेकर के कब तक, आपका 13वें दिन तक लेकर के इस प्रवस्था को हम कहते हैं क्या, पुटिकीय प्रवस्था या प्रचुरोद भवन प्रवस्था। 6वें से 13वें दिन तक। अब देखो इस समय क्या होगा, अगर हम यहाँ पर गर्भाशय की स्थिति देखें तो यहाँ पर आपके हार्मोन्स की प्रेरणा से, गर्भाशय में हार्मोन्स की प्रेरणा से जो आपकी टूट रही हुई एंडोमेट्रियम है ना, वो थोड़ा सा बनने लग जाती है, धीरे धीरे वो वापस से हार्मोन्स की प्रेरणा से बनने लगेगी, बनने लगती है। क्लियर बात है, ठीक है। और साथ ही साथ इसी पुटिकीय प्रवस्था में आपके क्या होता है, अगर हम इस समय अंडाशय में देखें, है ना, अंडाशय में देखें तो इस समय अंडाशय में आपका क्या होगा, वही किसका निर्माण होता है, मैंने कहा ना पुटक होगा, प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक, इनका निर्माण हो रहा होगा। क्लियर, हार्मोन्स की प्रेरणा से। क्लियर बात है, तो ये पुटक बनते ही जाएंगे। अब देखो प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक, ग्राफियन पुटक बन गया। अब जब क्या होगा, 14वां दिन आता है इसका, किसका, 14वां दिन आएगा, तो ये वो दिन होता है जब आपके अंडाशय में क्या होता है, ग्राफियन पुटक फटता है। ग्राफियन पुटक क्या होगा, पुटक फट जाता है, फट जाएगा, यानी कि आपकी कौन सी क्रिया हो जाती है यहाँ पर, अंडोदसर्ग की। अंडोदसर्ग का मतलब होता है कि जो अंडाणु था वो क्या हो जाएगा, ग्राफियन पुटक से फट के अब वो कहाँ आएगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा। तो यानी कि वो तुम्बिका भाग में चला गया। और अगर इस समय 14वें दिन में अगर यहाँ पर शुक्राणु आता है तो इसका मतलब वो जो आपका अंडाणु है वो निषेचित हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं ना, मैथुन की क्रिया से बचना चाहिए। ये 14वें दिन में ये निषेचन होने की सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। तो ये अंडोत्सर्ग हो गया। अब देखो अगर क्या हुआ, अगर यहाँ पर अब देखो जो बचा हुआ शेष है ना, यहाँ पर 15वें से लेकर 28 दिन तक यहाँ पर आपके जो ग्राफिन पुटक शेष बच जाता है वो पीत पिंड कॉर्पस लूटियम का निर्माण करता है। तो इसलिए इसको हम पीत प्रवस्था कहते हैं, जहां पर आपका क्या करता है, कॉर्पस लूटियम, ठीक है। ल्यूटियम एक हार्मोन्स का स्राव करता है जो कि आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, आपके गर्भाशय एंडोमेट्रियम को और बनाता है, यानी कि यहाँ पर क्या बनती है, आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो और ज्यादा बनती है, एंडोमेट्रियम बनती है। क्लियर बात है, समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर यहाँ पर निषेचन नहीं हुआ तो वापस से ये वाली जो रक्त स्रवण की क्रिया है शुरू हो जाएगी, इसलिए हम इसको चक्र कह रहे हैं, ठीक है। निषेचन नहीं होता है तो वापस से ये चक्र शुरू हो जाता है। तो देखो यहाँ पर इस डायग्राम में आपको हार्मोन्स भी समझाए गए हैं। एक साइड आपको ये यहाँ पर क्या दिया गया है, ये गर्भाशय में घटनाएं दी है, ये आपको अंडाशय की घटना दी गई है, पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन स्रवित होकर के क्या क्या कर रहे हैं, और अंडाशय से भी कुछ हार्मोन स्रवित होते हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो जब बॉडी में क्या होता है आपका, आप देख सकते हो कि जब बॉडी में LH और FSH है ना, महिला में LH और FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल कम होता है, तो इस समय उसके गर्भाशय में इस हार्मोन्स की कमी के कारण आपका जो एंडोमेट्रियम है वो लगातार 3 से 5 दिन तक टूटती रहती है।
तो वो 3 से 5 दिन तक क्या हो रही है, टूट रही है, तो इसलिए हमें इसको रक्त स्रवण रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही 5वां दिन खत्म हुआ, अब धीरे धीरे आपका महिला की बॉडी में LH और FSH का लेवल आप देख सकते हो यहाँ पर ये बढ़ने लग गया है। तो जब ये बढ़ेगा तो अंडाशय में वो पूटकों का इन हार्मोन्स की प्रेरणा से आपके प्राथमिक पूटक, द्वितीयक पूटक इस तरीके से निर्माण होता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इनका निर्माण होता है। जब इनका निर्माण होता है तो ये एक हार्मोन्स को स्रावित करते हैं जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स। मादा का एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल ऊपर ऊपर जाता है। ठीक है, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहाँ काम करता है, यहाँ ये मादा की एंडोमेट्रियम को बनाता है, धीरे धीरे भले बनाता है लेकिन बनाता जरूर है। ठीक है, तो इसने बना दिया। उसके बाद देखो 6 से यानी कि 6 से 13वें दिन तक यही हो रहा है, 6 से 13वें दिन तक यही हो रहा है क्योंकि पूटकों का निर्माण हो रहा है, तो इसको हमने पूटिकीय प्रवस्था कही। जैसे ही 14वां दिन होता है ना, एकदम से क्या होता है, यहाँ पर LH सर्च हो जाता है, एकदम से महिला की बॉडी में क्या होगा, LH का लेवल और FSH का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण जो आपकी ग्राफियन पूटक थी वो क्या हो जाती है, फट जाती है। आपका जो अंडोत्सर्ग होगा वो हो जाएगा। जैसे ग्राफियन पूटक पड़ी तो 14 दिन में जो आपका द्वितीयक अंडक है वो फैलोपियन ट्यूब की तुम्बिका में चला गया। अब क्या होगा, अब देखो होता क्या है, ग्राफियन पूटक का सदशेष बचा भाग आपका कॉर्पस लुटियम का निर्माण करता है। तो 14वें के बाद 15 से लेकर के अगले तक क्या होगा, स्त्रवी या पीत प्रवस्था कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो अवस्था होती है इस समय ये क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है इसको स्रावित करते हैं। तो आपने देखा जैसे पीत पिंड बना वैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया और ये बहुत ज्यादा मात्रा में इस एंडोमेट्रियम को बनाता है। लेकिन अगर यहाँ पर इस अंडोत्सर्ग में आपके उस द्वितीयक अंडक जो रिलीज हुआ था उसमें निषेचन नहीं होगा, तो इसका मतलब अब ये कॉर्पस लुटियम एक प्यूस ग्रंथि पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, फीडबैक देता है, जिससे कि आपका LH और FSH का लेवल वापस से गिरने लगेगा। और जैसे ये लेवल गिरने लगेगा आपका ये कॉर्पस लुटियम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तब तक बना था जब तक इनका लेवल अप था। अब जैसे लेवल खत्म हुआ वैसे ही आपकी देखो LH और FSH के लेवल अप होने पर ही ये बन रहा था सब कुछ, प्रोजेस्टेरॉन भी आपका अब नहीं बन रहा है। तो अब धीरे धीरे वापस से परत टूट जाएगी और उस माता का उस 28 दिन के बाद वापस से दोबारा से 3 से 5 दिन रक्त स्रवण की क्रिया, और ये बार बार होता रहेगा अगर उसमें जब तक निषेचन नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये है मादा में आर्तव चक्र, ये केवल मादाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, ये अलग अलग मैंने अवस्थाएं बताई है। अब आ जाते किसमें, निषेचन में। तो निषेचन आपको पता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। तो सिंपल सी बात है कि निषेचन फैलोपियन ट्यूब के कहाँ भाग में होता है, तुम्बिका भाग में, है ना। फैलोपियन ट्यूब की कौन सी एम्पुला, या हम कह रहे कौन सा भाग होगा, फुलावा तुम्बिका भाग में होता है, जहां शुक्राणु कोशिका और अंड कोशिका एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और इस प्रकार एक युग्मनज किसका, जाइगोट बनता है। जाइगोट फैलोपियन ट्यूब के नीचे गर्भाशय की परत में चला जाएगा और इसे फिर अंतःरोपण कहेंगे और जाइगोट के आरोपण को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब आपका क्या होता है, देखो जब क्या होता है वीर्य सेचन की क्रिया होती है ना, तो हजारों की संख्या में आपकी मिलियन की संख्या में आपका शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु का जो आपको याद रखना है एक्रोसोम होता है, अग्रपिंडक होता है, उसमें आपका जो एंजाइम्स होता है, ठीक है, कौन सा, हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स होता है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं आपके, वो आपके अंडाणु की भित्ति को भेदते हैं, है ना। अंडाणु की क्या करेंगे, अंडाणु की, वो भी अंडाणु नहीं है अभी वो द्वितीयक अंडक है ना, क्या है आपका द्वितीयक अंडक होता है, इसकी क्या करेंगे, भित्ति को भेदते हैं, भित्ति भेदते हैं, भित्ति भेदेंगे, यानी कि जिन बहुत सारी संख्या में शुक्राणु आते, केवल एक अंडाणु ही, एक शुक्राणु ही इस अंडाणु की भित्ति को भेदेगा। जिसने सबसे पहले भेदा उसका जो क्या है, उसका जो केंद्रक है वो इस द्वितीयक अंडक के अंदर प्रवेश करेगा। जैसे भेदेगा वैसे द्वितीयक अंडक का जो अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन है, अर्धसूत्री कौन सा था, जो सेकंड विभाजन था, वो क्या हो जाएगा,
शुरू हो जाएगा, है ना, शुरू हो जाएगा, ठीक है, शुरू हो जाएगा, शुरू होगा। वैसे ही आपका क्या होगा, यहाँ पर वही एक अंडाणु और एक क्या बनता है, द्वितीयक ध्रुवीय पिंड बनता है। तो अंडाणु बना, तो फिर ये शुक्राणु इस अंडाणु के साथ संलयन हो जाएगा और यहाँ से इनके संलयन के पश्चात एक संरचना बनती है। इस संरचना, देखो ये भी अगुणित संरचना थी, ये भी अगुणित संरचना थी, तो इन दोनों से क्या बनी, एक द्विगुणित संरचना बनी, जो कि क्या बनेगी, आपकी युग्मनज की संरचना बनती है, जाइगोट बनता है। क्लियर बात है। तो जैसे निषेचन हो गया उसके बाद इस युग्मनज में एक विशेष प्रकार का विभाजन होता है जिसे हम क्या कहेंगे, विदलन कहते हैं। ठीक है, तो निषेचन हो गया, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया निषेचन होगी। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा कि आपका अंतरोपण होगा, लेकिन कैसे होता है कि देखो जो आपका युग्मनज होता है, युग्मनज होता है, ठीक है, ये आपकी एक द्विगुणित कोशिका है, इसमें एक विशेष प्रकार का विभाजन होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, विदलन नाम से। तो विदलन होता है, पहले ये युग्मनज आपकी 2 कोशिका में टूटेगा, 2 से 4 कोशिका में टूटेगा, 4 से 8 कोशिकाओं में टूटेगा, 8 से फिर 16 कोशिकाओं में टूटेगा। तो इस तरीके से ये जो आपके भ्रूण की कोशिकाएं बन रही, क्योंकि युग्मनज से भ्रूण बन रहे, निषेचन पश्य में आ गए हम, है ना, तो ये सारी संरचना आपकी क्या कहलाती है, जो कोशिकाएं होंगी ये ब्लास्टोमेयर कहलाता है। ठीक है, ये कोशिकाएं आपकी कोरक खंड कहलाते हैं, यानी कि ब्लास्टोमेयर क्या कहला रहे हैं, कोरक खंड कहलाते हैं। क्लियर बात है। कोरक खंड कौन है, कोरक खंड यानी कि कोशिकाओं का नाम, पहले 2 सेल, फिर आपकी 4 सेल, फिर आपकी 8 सेल, फिर आपकी 16 सेल, है ना, और इनमें क्या है, इस कोरक खंड में जो आपकी कौन सी है, जो आपकी 8 से 16 कोशिका संरचना है, इसे हम मोरूला कहते हैं। ठीक है, मोरूला कहते हैं। क्लियर बात है। अब ऐसा नहीं है कि ये विभाजन होता रहता है, 6 से 7, यहाँ पर 6 से 7 दिन तक ये विभाजन होगा। ठीक है, और भी विभाजन होगा, 32 कोशिका इस तरीके से विभाजन होगा, और एक टाइम एक ऐसी कोशिका यहाँ पर बनेगी, क्या होगा कि जिसमें आप देखते हो कि कुछ कोशिकाएं इस तरीके से किनारे में आपकी क्या हो जाएंगी, व्यवस्थित हो जाती है। मैं इस तरीके से यहाँ पर दिखा रही हूँ कि कुछ कोशिका क्या हो रही है, किनारे में व्यवस्थित हो जाती है, जिन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट यानी कि पोष कोरक कहते हैं। ठीक है, और कुछ कोशिकाएं क्या होंगी, इस तरीके से बीच में क्या हो जाती है, यहाँ पर झुंड बना देती है, समूह बना देती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, अंतः कोशिका समूह कहते हैं। क्लियर बात है। तो यहाँ पर जब क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, लगभग निषेचन के 6 दिन के बाद आपकी ये जो संरचना बनी है ना, और यहाँ पर ये गुहा होती है, तो इसी को हम किस संरचना के नाम से जानते हैं, कोरक पूटी के नाम से। ये कौन सी संरचना है, ब्लास्टोसिस्ट यानी कि कोरक पूटी की संरचना। और यही कोरक पूटी की संरचना आपकी क्या होगी, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में, गर्भाशय कौन है, गर्भाशय एंडोमेट्रियम के अंदर अंतरोपित हो जाएगी। एंडोमेट्रियम में क्या हो जाती है, अंतरोपित हो जाएगी, अंतरोपित हो जाएगी यानी उसके अंदर चली जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, अंतरोपण यानी कि इम्प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, ये आपकी देखो शुक्राणु ने प्रवेश करके युग्मनज बनाया, फिर 2 कोशिका, 4, इस तरीके से 8, तो ये इस तरीके से यहाँ पर देखो युग्मनज बना, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये 6 दिन लगते लगते 7वें दिन आते आते ये क्या हो जाएगा, अब गर्भाशय के अंदर अंतरोपित हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अंतरोपण कहते हैं, उसके अंदर धंसने की क्रिया। ठीक है, अब अंतरोपण के बाद क्या होता है, अंतरोपण के बाद आप देखोगे कि जो आपका क्या है, ये हमने बनाया ना, कौन सी थी, ये जो आपकी साइड की कोशिका थी, ये कौन सी थी आपकी, पोष कोरक था, पोष कोरक था, है ना, और ये आपकी कौन सी कोशिका थी, यहाँ पर आपकी कौन थी, अंतः कोशिका थी, है ना, ये कौन थी आपकी, अंतः कोशिका समूह था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, पोष कोरक आगे चल करके कुछ ऐसे उंगली जैसे प्रवर्त का निर्माण करता है, कोरियोनिक, कोरियोनिक विलय बनाता है, कोरियोनिक विलय बनाता है। समझ में आ गया। ठीक है,
तो इसने तो यहाँ से इस तरीके से कोरियोनिक विलय की संरचना बनाई, और यहाँ से क्या होगा, जो माता गर्भाशय, माता का जो एंडोमेट्रियम है उसके साथ इसने क्या करा, एंडोमेट्रियम जो है, ठीक है, एंडोमेट्रियम है उसके साथ इस तरीके से ये क्या बना दिया, ऊतकीय संबंध बना दिया। तो ये जो ऊतकीय संबंध है, इस संबंध को ही हम क्या कहते हैं, अपरा, यानी कि इसी को हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहते हैं। क्लियर। तो एक बार जब प्लेसेंटा बन गया ना, तो अब महिला क्या हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। हम निषेचन को नहीं कहेंगे कि महिला प्रेग्नेंट हो गई है। हम जब अपरा बन जाएगा, ये अपरा आपके 4 हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। एक होता है आपका HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एक होता है आपका HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एक होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, और एक होता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो इन हार्मोन्स को स्रावित करता है एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है, ठीक है। इसके अलावा अपरा के काम होते हैं कि माता के रक्त से जो भी ऑक्सीजन होगा, पोषक पदार्थ होंगे, इसको इस अपरा के माध्यम द्वारा भ्रूण तक पहुंचाना, और भ्रूण के जो भी अपशिष्ट पदार्थ जैसे CO2, नाइट्रोजनी अपशिष्ट होंगे, ये भ्रूण क्या करेगा, अपरा के द्वारा माता के रक्त में छोड़ेगा, और माता के रक्त से इसे बाहर निष्कासित किया जाएगा, एक पुल की तरह काम करेगा। तो जैसे ही अपरा बना, भ्रूण का परिवर्तन होना शुरू होगा, लेकिन भ्रूण के परिवर्तन से पहले ये जो आपका अंतःकोशिका समूह है ना, इस अंतःकोशिका समूह के द्वारा क्या होती है, आपकी 3 भ्रूणिया परत का निर्माण होता है, भ्रूणिया परत का निर्माण होता है। और वो 3 ये भ्रूणीय परत कौन होती है, आपकी एक्टोडर्म होती है, ठीक है। बाह्य परत होगी भ्रूणीय परत, मेसोडर्म, अंतः यानी कि मध्य भ्रूणीय परत, और क्या होगा आपका अंतः एंडोडर्म, अंतः भ्रूणीय परत होती है। तो ये 3 परत जब बनेंगे, तो ये आपके क्या करते हैं, उस भ्रूण में ऊतकों का निर्माण करेंगे, ठीक है। और जब ऊतकों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर आपके भ्रूण के परिवर्धन की क्रिया चलेगी, ठीक है। तो अब क्या हो गई, महिला अपरा बनने के बाद प्रेग्नेंट हो गई है, अब यहाँ पर भ्रूण परिवर्धन की क्रिया होगी। तो भ्रूण परिवर्धन की जो क्रिया होती है, यानी कि जो पूरा भ्रूण का परिवर्धन होता है, उसको कितना समय लगता है, 9 माह लगते हैं, 280 दिन कह लो, या आप क्या कह रहे हो, 40 सप्ताह कह लो, 40 सप्ताह ये पूरी क्रिया चलती है, जिसमें हर महीने कुछ ना कुछ अंगों का निर्माण होता रहता है। जैसे कि हम पहले मंथ की बात करेंगे, ठीक है, दूसरे मंथ में क्या होता है, क्लियर, तीसरे मंथ में क्या होता है, क्लियर बात है। अब देखो चौथे मंथ में भी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन एनसीईआरटी में सीधा 5वां मंथ दिया है, 6वें में भी कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पर 7वां मंथ हमने दिया है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8वें में भी कुछ ना कुछ होगा, 9वां मंथ। तो जितना दिया हम अभी उतना डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहले मंथ के लास्ट तक यहाँ पर उस भ्रूण में हृदय का निर्माण हो जाता है, और इसका पता कैसे, हृदय का धड़कन सुन के पता चलता है डॉक्टर द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा, ठीक है। दूसरे मंथ तक उसके किसका, हाथ और पाद का, है ना, हाथ पाद, और उनमें क्या हो जाता है, अंगुलियों का निर्माण हो जाता है, अंगुलियों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाता है, ठीक है। तीसरे महीने आते आते कि उसमें जो प्रमुख जो अंग तंत्र होता है ना, अंग तंत्र जैसे कि जनन तंत्र है, इन सब का क्या हो जाएगा, निर्माण होगा। अब देखो चौथे माह तक भी कुछ ना कुछ इसमें निर्माण हो ही रहा है, लेकिन 5वें महीने तक आपको उन अंगों में अब क्या दिखाई देने लगती है, गतिशीलता दिखाई देने लगती है अंगों में, है ना, गतिशीलता अंगों में दिखाई देगी। और साथ ही साथ आप देखोगे अब उसकी आंखों में, शिशु की जो आंखों है, आंखों में क्या आने लग जाती है, पलकें आने लग जाती है। 7वां महीना आते आते उसके सिर पर बाल आने लग जाएंगे, सिर पर, ठीक है, शरीर पर, ठीक है, शरीर पर क्या होने लगेंगे, शरीर पर बाल आने लगेंगे, और उसकी आंखों के ऊपर बोइयों का, है ना, बोइयों का भी क्या होने लग जाता है, निर्माण होने लग जाता है। अब 8वें मंथ में भी कुछ ना कुछ होंगे, और 9वें मंथ के लास्ट तक वो जो शिशु होगा वो पूर्ण क्या हो गया है, आपका विकसित हो गया है। अब वो किसके लिए तैयार है, आपके प्रसव के लिए तैयार है, प्रसव के लिए क्या होता है, तैयार होता है। तो इसके बाद जो क्रिया होती है वो आपकी क्या होगी,
प्रसव की क्रिया होती है। ठीक है, तो प्रसव की क्रिया क्या होगी देखेंगे। प्रसव की क्रिया में क्या होता है, ये आपके ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स के स्रवण से होती है। प्रसव की क्रिया अपरा और शिशु के द्वारा ही यहाँ पर उत्तेजित होती है, यानी कि प्रेरित होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्रवित होते हैं, जो कि मादा के जो आपके मध्य गर्भाशय होते हैं उसमें संकुचन पैदा करते हैं। तो जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स उन पेशीय गर्भाशय में संकुचन कर रहे हैं तो शिशु जो होगा वो धीरे धीरे नीचे खिसकेगा, जिससे गर्भाशय ग्रीवा में दबाव पड़ेगा, वो चौड़ी होगी और फिर शिशु क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब शिशु बाहर निकलता है तो अपरा भी बाहर निकलता है, यानी कि क्या हो जाएगा, आपके प्रसव की क्रिया, यानी कि शिशु जन्म की क्रिया, शिशु के शरीर से बाहर आने की क्रिया पार्चुरेशन या प्रसव कहलाती है। ठीक है, तो देखिए गर्भवती माताओं के गर्भस्थ शिशु के बाहर निकलने की क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहते हैं। प्रसव एक जटिल तंत्री अंतःस्त्रवी क्रियाविधि होती है। कैसी होगी, जटिल है, तंत्री अंतःस्त्रवी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित हो रही है। प्रसव के संकेत देखो किससे मिल रहे हैं, पूर्ण विकसित गर्भ से और अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो कि गर्भाशयों में हल्के से क्या करेंगे, संकुचन को प्रेरित करते हैं, और इन संकुचन को हम गर्भाशय उत्क्षेपण प्रतिवर्तन या फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। यह क्या है, यह मात्र पीयूष ग्रंथि से, कौन से हार्मोन से, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, गर्भाशय पेशियों पर क्रिया करेगा और इसके कारण क्या है, गर्भाशय में तीव्र संकुचन प्रारंभ हो जाता है। गर्भाशय संकुचन तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन अत्यधिक तीव्र होता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप शिशु माता के गर्भाशय से जनन नाल के द्वारा बाहर निकल जाता है और यहाँ आपकी क्या हो जाएगी, प्रसव की क्रिया। प्रसव के साथ अपरा भी आ जाएगा, बाद में उस नाभि नाल को काट के अलग कर दिया जाएगा और आपका शिशु क्या हो गया है, जन्म ले चुका है। अब जैसे प्रसव क्रिया पूर्ण हो जाती है तो माता की दुग्ध ग्रंथियों में वो जो स्तन कूपिकाएं हैं उनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की प्रेरणा से दूध का निर्माण होता है, और वो दूध जब बाहर निकलेगा तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की प्रेरणा से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दुग्ध स्त्रवण क्या है, दुग्ध स्त्रवण वह क्रिया है जिसमें शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों में दूध का उत्पादन और स्त्राव होता है। कौन से हार्मोन से, दूध का, यहाँ पर क्या होगा, प्रोलैक्टिन से तो निर्माण होता है और उसका स्त्राव ऑक्सीटोसिन से होता है ना। शिशु के जन्म के बाद पहले कुछ दिनों तक माँ का दूध कोलेस्ट्रम खीस कहलाता है, और ये कैसा होता है, जो दूध होता है ना वो गाढ़ा पीले रंग का होता है, और कहा जाता है कि इस दूध को बच्चे को पिलाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि इसमें क्या होती है, एंटीबॉडीज IgA होती है, जिसमें कि बहुत प्रचुर मात्रा में रोग प्रतिरोधक प्रतिरक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो जब दूध जो शिशु होगा वो इसका पालन करेगा, इसको पिएगा, तो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और वो आसानी से रोगों से ग्रसित नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, IgA प्रतिरक्षी कोशिकाओं से भरपूर है, जो शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर क्या है, प्रथम 6 माह शिशु को अपनी माता का ही दूध पीना चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये पूरे के पूरे चैप्टर को वन शॉट में पढ़ा। ठीक है, हमने शुरू से जनन तंत्र पढ़े, फिर हमने युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण, कैसे आपका निषेचन हुआ, फिर भ्रूण का परिवर्धन आपने देखा, प्रसव की क्रिया और लास्ट में दुग्ध स्त्रवण की क्रिया पढ़ी। तो ये पूरा चैप्टर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, और अब मिलते हैं आपको अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।